वेलकम टू लेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस लेक्चर में हम एक स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम जिसे FCFS कहा जाता है यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसको डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। इसको समझेंगे कि ये क्या है और इस एल्गोरिदम के मुताबिक जो हमारा CPU है वो स्केड्यूलिंग किस तरह से परफॉर्म करता है, स्केड्यूलिंग होती क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। तो आज हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। स्केड्यूलिंग की डिफरेंट टाइप्स को हम कवर करेंगे, जिसमें से एक टाइप FCFS है यानी एक स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है, CPU स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो हमारे पास आम तौर पे अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या कोई भी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किस तरह से पूछा जा सकता है, हमें प्रोसेसेस, अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम बताया जाता है। अब प्रोसेस के मुराद क्या, तीन डिफरेंट प्रोसेस है हमारी एग्जाम्पल में, P1, P2, P3। इनका ये अराइवल टाइम है कि ये आप समझ लें अराइवल टाइम यूनिट में होता है कि, लेकिन आप इसको कह लें कि अपनी आसानी के लिए समझ लें ये सेकंड में हम बात करते हैं। ये 0 सेकंड पे आया, ये 3 सेकंड पे आया, ये 5 सेकंड पे आया, और ये है बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम क्या होता है, यहां पे ऊपर लिखा हुआ है द टाइम रिक्वायर्ड इन मिली सेकेंड बाय अ प्रोसेस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, कि हमारे प्रोसेस को, ये जिस तरह P1 है, P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए कितने यूनिट चाहिए, 2 यूनिट चाहिए, या आप कह लें 2 मिली सेकेंड चाहिए। इसी तरह P2 है, P2 को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना चाहिए, 1 मिली सेकेंड। P3 को एग्जीक्यूट होने के लिए कितने चाहिए, 6 मिली सेकेंड। ये डेटा आमतौर पे हमें प्रोवाइड कर दिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि आप FCFS एल्गोरिदम के तहत कैलकुलेट करें कि उसका कंप्लीशन टाइम क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, वेटिंग टाइम क्या होगा, या एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम। इस तरह की चीजें कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाता है, एक न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम हो सकता है ये। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है, अब इसके अंदर होगा क्या, हमें पता है कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है ये एक नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है। नॉन प्रीएम्प्टिव से मुराद कि जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, अगला प्रोसेस उस वक्त तक स्टार्ट नहीं होगा। तो अब ये कैसे चीजें कैलकुलेट होगी, इसको समझते हैं। ये एक गैंट चार्ट है हमारे पास, आप इसमें देख सकते हैं 3 प्रोसेस है ना, प्रोसेस 1 2 3, मैंने लिखा 1 2 3। दरमियान में ये जो ग्रे है, ये खाली जगह मैंने छोड़ी कि यहां पे कोई टास्क नहीं हो रहा। क्यों छोड़ी, इसको भी मैं आपको अब समझाता हूं कि इसकी क्या रीजन है। आप देखें प्रोसेस 1 जो है इसका अराइवल टाइम 0 है, यानी फौरन ही ये, यानी CPU ने इसको रेडी क्यू से पिक कर लिया, 0 अराइवल टाइम है, और कंप्लीट होने का इसका टाइम कितना है, 2। बर्स्ट टाइम देखें 2 है, यानी 2 यूनिट में ये कंप्लीट होगा। तो आप यहां पे अगर देखें, मैंने ये कर दिया, प्रोसेस 1 जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ, 2 पे आके खत्म हो गया, ठीक है ना, 2 ही था ना बर्स्ट टाइम उसका, आप कह लें 2 मिली सेकेंड था या 2 यूनिट था, 2 पे खत्म हो गया। अब 2 से 3 तक तो CPU के पास करने के लिए कोई काम नहीं था, यानी कोई और प्रोसेस नहीं आया। ये देखें, ये जो खाली जगह छोड़ी है आप समझ लें 2 से 3 तक का स्लॉट है, 2 से 3 तक का तो कोई काम नहीं था। 3 के ऊपर एक और प्रोसेस आया P2, तो वो कब खत्म हुआ, 1 सेकंड, 1 मिली सेकंड चला या 1 टाइम यूनिट चला। तो आप ये देखें प्रोसेस मैंने कर दिया 3 to 4, यानी 3 पे आया और 4 पे जाके खत्म हो गया। ये खाली क्यों छोड़ा, खाली इसलिए छोड़ा क्योंकि 2 से 3 के दरमियान तो कोई काम नहीं था उसके पास करने के लिए। पहला प्रोसेस 0 पे अराइव हुआ जो कि 2 पे खत्म हो गया, फिर 2.1 2 3 4 इन सेकंड्स के ऊपर तो कुछ भी नहीं था, वो तो 3 के ऊपर आया, तो 3 से 4 तक हो गया। उसके बाद आप देखें 4 से 5 तक तो CPU फ्री रहा, ये वो फ्री टाइम है, यानी 4 से 5 तक तो CPU के पास कोई टाइम नहीं, कोई आप कह लें कि प्रोसेस नहीं था। इस तरह से मैं यहां पे मेंशन भी कर देता हूं कि 4 से 5 के दरमियान तो कुछ नहीं था। अगला प्रोसेस 5 पे आया, अराइवल टाइम है उसका 5 यूनिट, 5 पे आया, और उसको कंप्लीट होने के लिए कितना चाहिए था, 6 यूनिट चाहिए थे या 6 मिली सेकेंड। तो अगर वो 5 पे अराइव हुआ और 6 यूनिट कंप्लीट होने के लिए चाहिए थे, तो 5 में 6 ऐड करें तो 11 पे जाके कंप्लीट होगा। यहां पे लिख दिया 5 से 11, तो ये 6 ही बनता है ना 5 से 11 तक, तो यहां पे वो कंप्लीट हुआ। इसको कहते हैं गैंट चार्ट। अब आपने एक चीज जहन में ये भी रखनी है, कुछ जगहों पे FCFS की जो एग्जांपल होती है उसमें हमें प्रोसेस और बर्स्ट टाइम बता दिया जाता है, अराइवल टाइम नहीं हमें दिया गया होता। अगर हमारे पास अराइवल टाइम नहीं होगा फिर क्या होगा, प्रोसेस 1 चलेगा 2 सेकेंड, प्रोसेस 2 जब आएगा फौरन ही 2 से आगे, खाली जगह नहीं होगी, ठीक है, 2 से आगे फौरन ही 2 से 3 तक प्रोसेस 2 की एग्जीक्यूशन हो जाएगी। जैसे ही ये खत्म होगा फौरन ही आगे P3 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी 3 से आगे 6 सेकंड 9 तक चलेगा, उसमें ये कोई गैप नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है केस, लेकिन ज्यादातर अराइवल टाइम आपको बताया जाता है, ये तब है अगर अराइवल टाइम ना बताया जाए।
उसके बाद हमने निकालना होता है कंप्लीशन टाइम, कि ये प्रोसेस कंप्लीट कब हुआ। आप यहां से देखें, प्रोसेस 1 जो था 0 पे चला, यहां पे 2 पे आके कंप्लीट हो गया, तो हमने यहां पे लिख दिया 2 कि 2 पे कंप्लीट हुआ। प्रोसेस 2 जो था वो देखें 3 से स्टार्ट हुआ, कहां कंप्लीट आके हुआ, 4 पे आके हुआ, हमने यहां पे 4 लिख दिया कि इसका कंप्लीशन टाइम 4 है। और फिर प्रोसेस 3 का 5 से स्टार्ट हुआ था और 11 पे आके कंप्लीट हुआ था, हमने लिख दिया 11 कि उसका कंप्लीशन टाइम 11 है। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना होता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, यहां पे मैंने ऊपर लिख दिया, टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस टू टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। सबमिशन ऑफ द प्रोसेस का मतलब जब वो प्रोसेस हमारी रेडी क्यू में आ जाए, इसका मतलब सबमिट हो गया, अब वो रेडी क्यू में है, वो एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है। और कंप्लीशन टाइम के जब वो खत्म हो जाए प्रोसेस। तो हमारे ये जो केस है इसके अंदर टर्न अराउंड टाइम के लिए एक फार्मूला है, ठीक है। वो फार्मूला क्या है, ये फार्मूला लिख दिया। टर्न अराउंड टाइम क्या है, कंप्लीशन टाइम में से हम अराइवल टाइम माइनस कर देते हैं। कंप्लीशन टाइम अब हमारा क्या 2 और अराइवल टाइम क्या 0। 2 माइनस 0 क्या होगा 2। इसी तरह प्रोसेस 2 के लिए कंप्लीशन टाइम क्या 4, 4 माइनस 3 क्या होगा 1। और प्रोसेस 3 के लिए, सॉरी प्रोसेस 3 के लिए क्या है, कंप्लीशन टाइम क्या है 11, 11 माइनस अराइवल टाइम क्या 5, 11 माइनस 5 हमारे पास क्या होता है 6, हमने लिख दिया 6। इसका मतलब है जब प्रोसेस सबमिट किया गया तो उसको इतना टाइम लगा। अब ये बाय चांस, ये देखें बर्स्ट टाइम 216 है, टर्न अराउंड टाइम भी 216 है, बाय चांस सेम हो गया, लेकिन ये हर दफा जरूरी नहीं है ये सेम होगा। क्यों सेम हो गया, क्योंकि हमने ये अंदर जो गैप आ गया था ना, इसकी वजह से सेम हुआ। तो ये किस तरह से वेट कितना उसको करना पड़ा देखें। प्रोसेस 1 जो है उसका टर्न अराउंड टाइम है 2 क्यों है, क्योंकि आते ही तो वो स्टार्ट हो गया, जैसे ही वो आया आते ही वो एग्जीक्यूट हो गया। इसी तरह प्रोसेस 2 को देखें, उसका अराइवल टाइम कब आया 3 पे, यानी यहां पे आके वो एंटर हुआ। जैसे ही एंटर हुआ उस वक्त तो सीपीयू फ्री था, फौरन ही उसने इसकी एग्जीक्यूशन कर दी, वो अपने 1 सेकेंड में कंप्लीट हो गया या 1 टाइम यूनिट में कंप्लीट हो गया। इसी तरह जब प्रोसेस 3 हमारे पास आया था, प्रोसेस 3 हमारे पास कब आया था 5 पे, ये यहां पे आके सबमिट हुआ था, यानी यहां पे आके रेडी क्यू में आया था। तो उससे पहले जब वो सबमिट हुआ तो ये हमारा जो सीपीयू है तो फ्री था बिल्कुल। तो जैसे ही वो सबमिट हुआ उसी वक्त उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई और उसका कंप्लीशन के लिए बर्स्ट टाइम 6 था, तो इसलिए उसका टर्न अराउंड टाइम भी यहां पे हमारी इस एग्जांपल में 6 आ रहा है, ये सेम आ रहा है। बाय चांस जिस तरह मैंने आपको बताया हर एग्जांपल में ये सेम नहीं होगा। उसके बाद वेटिंग टाइम, कितना वेट करना पड़ा एक प्रोसेस को। वेटिंग टाइम कैसे निकलता है, हम करते हैं टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम हमारे पास 2 है यहां पे, और बर्स्ट टाइम क्या 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, कि कोई वेट नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं, देखिए मैंने अभी आपको पहले बताया, प्रोसेस जैसे आया उसी वक्त वो स्टार्ट हो गया, प्रोसेस को वेट नहीं करना पड़ा आके क्यू के अंदर कि कब मेरी बारी आए और मैं एग्जीक्यूट हूं। उसका प्रोसेस 2 जो है उसका क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम 1 माइनस 1 माइनस 1 क्या होता है 0, इसको भी कोई वेट नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं, ये देखें यहां पे ये सिस्टम में एंटर हुआ, ये जहां पे मैं ये रेड आपको लाइन नजर आ रही है, यहां पे एंटर हुआ। जब एंटर हुआ सीपीयू तो उससे पहले देख लें बिल्कुल फ्री था, जैसे ही एंटर हुआ सीपीयू ने उसी वक्त उसका जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी, इसका मतलब उसको वेट तो करना ही नहीं पड़ा। इसी तरह प्रोसेस नंबर आप 3 देखें, टर्न अराउंड टाइम क्या था 6 और उसका जो बर्स्ट टाइम था वो भी 6 था, तो 6 माइनस 6 0। प्रोसेस 3 को भी वेट नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं वेट करना पड़ा, देखें यहां पे जाके, जहां पे ये मैं लाइन लगा रहा हूं, यहां पे जाके तो वो एंटर हुआ था सिस्टम में, या आप कह लें रेडी क्यू में। जैसे ही एंटर हुआ सीपीयू तो फ्री था, उसने फौरन ही उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, यानी इनको वेट नहीं करना पड़ा। तो अब अगर हमें यह कहा जाए कि इसमें आप एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालें, आपने क्या करना है, एवरेज वेटिंग टाइम के लिए इन तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करना है, जो तो 0 ही रहेगा। और इसी तरह टर्न अराउंड टाइम में आपने क्या करना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम में 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 प्रोसेस है ना, 9 डिवाइडेड बाय 3 आप करेंगे तो क्या होगा 3, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये FCFS एल्गोरिदम जो है वो काम करता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। एडवांटेजेस इसके क्या है कि सिंपल है, इजी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो प्रोसेस पहले आएगा उसी को पहले हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। दूसरा कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया ना, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता या वो ब्लॉक स्टेट में नहीं जाएगा, इसका मतलब है उस वक्त तक सीपीयू का कंट्रोल उस प्रोसेस के पास ही रहेगा। और इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें स्टारवेशन और कन्वाय इफेक्ट आ जाता है।
कन्वॉय इफेक्ट या स्टारवेशन से क्या मुराद है कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसका आप कह लें कि एग्जीक्यूशन टाइम जो है या बर्स्ट टाइम जो है, बर्स्ट टाइम का मतलब उसके कंप्लीट होने का टाइम, वो आप कह लें कि 100 यूनिट है या 100 सेकेंड है, तो इसका मतलब है, और उसके बाद जो अगला प्रोसेस है उसका कंप्लीशन टाइम 1 यूनिट है या 1 सेकेंड है आप कह लें, तो वो जो 1 सेकेंड वाला है उसको 100 सेकेंड बैठ के वेट करना पड़ेगा कि कब फ्री और मेरी बारी आए। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज भी है कि यानी छोटे प्रोसेस को जिसने बहुत जल्द कंप्लीट होना होता है उसको वेट करना पड़ता है अपनी बारी का, और वो हो सकता है बहुत ज्यादा देर तक वेट करना पड़े, तो इसे हम स्टारवेशन भी बोलते हैं। एक चीज और इसमें आपको बताता चलूं, अब अगर अराइवल टाइम आप कहें कि जी अराइवल टाइम इसका P1 और P2 का सेम हो गया, इसका भी 0 है इसका भी 0 हो गया, दोनों इकट्ठे अराइव हुए हैं, तो पहले किसको परफॉर्म करेगा? तो पहले हमेशा P1 को वो करेगा। अगर दोनों का अराइवल टाइम सेम है तो पहले P1 को एग्जीक्यूट करवाएगा, फिर P2 को एग्जीक्यूट करवाएगा। तो उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल के साथ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो हमारा CPU स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।